आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 5 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वी विज्ञान योजना लागू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज यह फैसला किया गया। इस योजना में फिलहाल जारी 5 व्यवस्थाओं को शामिल किया जाएगा। ये हैं वातावरण और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज CROSS, समुद्री सेवाएं मॉडलिंग एप्लीकेशन, संसाधन और प्रौद्योगिकी स्मार्ट, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर्स रिसर्च PACER, सीस्मोलॉजी एंड जियोसाइंसेज SAGE और अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा आउटरीच REACHOUT। पृथ्वी विज्ञान योजना का उद्देश्य भूप्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र, भूमंडल, हिममंडल तथा पृथ्वी के ठोस हिस्से का दीर्घकालिक अवलोकन करना है। मौसम, समुद्र और जलवायु खतरों को समझने तथा अनुमान लगाने तथा जलवायु परिवर्तन के विज्ञान को समझने के लिए मॉडलिंग प्रणालियों का विकास करना भी इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने बताया है कि अब तक 91 खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है। कोयला मंत्रालय के अनुसार 6 वाणिज्यिक खदानों ने पहले ही कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है और अन्य 3 में आने वाले महीनों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है। मंत्रालय ने नीलामी के 7 दौर सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। नीलाम की गई खदानों से कोयला खनन से उत्पादन के साथ 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नीलाम हुई खदानों से 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आज कहा कि पिछले वर्ष भूकंप से प्रभावित नेपाल में मूलभूत संरचना पुनर्निर्माण के लिए भारत $7.5 करोड़ की एक वित्तीय सहायता देगा। नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद काठमांडू में चल रही अन्य पुनर्निर्माण परियोजनाओं और त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय का विदेश मंत्री P. सऊद के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन करने के बाद डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में नेपाल के पश्चिमी हिस्सों में आए भूकंप से हुई जानमाल की बर्बादी से भारत दुखी है। अब गैरमान्यता प्राप्त दलों को भी अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा, तभी कॉमन सिंबल दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए योगदान रिपोर्ट और ऑडिट किए गए वार्षिक खाते जमा करने वाले पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सामान्य चिन्ह आवंटित करने के लिए प्रारूप को संशोधित किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पंजीकृत गैरमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPP को पिछले 2 चुनावों के लिए पार्टी के चुनाव व्यय विवरण भी जमा करना होगा अगर उन्होंने कोई चुनाव लड़ा हो। अधिकारियों ने कहा कि RUPP पहले ये विवरण अलग से दे रहे थे, अब इन विवरणों को सामान्य चिन्हों के लिए आवेदन के प्रारूप का हिस्सा बनाया जा रहा है। आयोग ने एक बयान में कहा, तदनुसार आयोग ने चुनाव प्रतीक, आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 के अनुच्छेद 10B के प्रावधानों के तहत सामान्य प्रतीक आवंटन के लिए आवेदन के प्रारूप को संशोधित किया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 5 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शीर्ष बाल अधिकार निकाय NCPCR ने मदरसों में नामांकित हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम बच्चों की पहचान करने और उन्हें विद्यालयों में भर्ती कराने के लिए कार्रवाई नहीं करने पर सख्त कदम उठाया है। NCPCR ने 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। NCPCR ने करीब 1 साल पहले इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसने कहा था कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों का नामांकन स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है। इसमें कहा गया था कि यह अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थानों को माता पिता की सहमति के बिना बच्चों को किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने के लिए बाध्य करने से रोकता है। अगर आप नए साल में त्रिकुटा की पहाड़ियों पर विराजी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब नई दिल्ली से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू किया गया है, जो श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएगी।
रेल मंत्रालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि नई दिल्ली से कटरा के बीच में एक वंदे भारत पहले से ही चल रही है, मगर यात्रियों की भारी डिमांड पर इसी रूट पर दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते महीने दिसंबर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कमर्शियली यह ट्रेन 31 दिसंबर से चालू कर दी गई है। इस ट्रेन की टाइमिंग इस रूट पर पहले से चलने वाली वंदे भारत से अलग होने वाली है। इस रूट पर चलने वाले पहली वंदे भारत सुबह दिल्ली से चलती थी और दोपहर बाद कटरा से रवाना होती थी। अब दूसरी वंदे भारत सुबह कटरा से रवाना होगी और दोपहर तक नई दिल्ली पहुंचेगी और फिर शाम को नई दिल्ली से रवाना होगी और देर रात कटरा पहुंचाएगी। नई दिल्ली से चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की रवानगी का समय शाम 3 बजे है, जो रात 11:15 तक कटरा पहुंचाएगी। नई दिल्ली से चलकर नई वंदे भारत अंबाला कैंट, लुधियाना, जम्मू तवी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच रुकेगी। शाम 3 बजे नई दिल्ली से खुलने वाली वंदे भारत में कटरा तक के लिए किराया 1600 रुपये चेयर कार के लिए वसूला जा रहा है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए किराया 3000 रुपये है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्याधाम करने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को हवाई अड्डा का उद्घाटन किया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, हवाई अड्डे का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्याधाम नाम महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। इस नाम से हवाई अड्डे की पहचान में एक सांस्कृतिक भाव भी जुड़ गया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 5 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मंत्री परिषद के विभागों के बंटवारे के प्रस्ताव का शुक्रवार को अनुमोदन किया। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह सहित 8 विभागों का कार्यभार संभाला है। नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया है। इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी बस्तर की आदिम जनसंसद रू मुरिया दरबार को चयनित किया गया है। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। यह झांकी जनजातीय समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। देश भर में कोविड के सब वेरिएंट JN1 मामलों की संख्या बढ़कर 619 हो गई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 4 जनवरी तक कर्नाटक में 199, केरल में 148, महाराष्ट्र में 110, गोवा में 47, गुजरात में 36, आंध्र प्रदेश में 30, तमिलनाडु में 26, दिल्ली में 15, राजस्थान में 4, तेलंगाना में 2, हरियाणा और ओडिशा से एक मामले सामने आए हैं। अधिकारी ने बताया कि देश भर में भले ही JN1 वेरिएंट की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी लोग संक्रमित हैं, उनमें से अधिकतर घर पर ही उपचार ले रहे हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निगरानी बनाए रखने के लिए कह दिया है। देश में JN1 वेरिएंट की संख्या में वृद्धि को देखते हुए केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे केंद्रीय मंत्रालय की ओर से शेयर जारी की गई कोविड की नई गाइडलाइन का पालन करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने JN1 वेरिएंट के बढ़ते मामलों को लेकर सभी अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस लेने संबंधित बीमारी पर निगरानी रखने और रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सोमालिया कोस्ट के पास हाईजैक हुए MV लीला नॉर्फॉक जहाज के पास भारतीय नौसेना का INS पहुंच गया है। नौसेना ने हेलीकॉप्टर उतार समुद्री लुटेरों को चेतावनी देते हुए नॉर्फॉक को छोड़ने को कहा है। इस बीच भरोसेमंद सूत्रों ने सेना अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि MV लीला नॉर्फॉक जहाज पर मौजूद सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। मरीन कमांडो ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कमांडो जहाज पर उतर चुके हैं। हाईजैक हुए जहाज पर 15 भारतीय मौजूद हैं। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है।
आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 5 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वेस्टइंडीज और यूएसए में खेले जाने वाले 2024 टी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में ग्रुप ए में है। ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड है। वहीं टूर्नामेंट का ओपनिंग यानी पहला मैच यूएसए और कनाडा के बीच 1 जून को खेला जाएगा। 2024 टी वर्ल्ड कप में कुल 55 मैच खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज और यूएसए के 9 वेन्यू पर वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे, जिसमें 3 अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क सिटी, डलास और मियामी वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी करेंगे। 2024 टी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपना पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। वहीं पाकिस्तान से मुकाबला 9 जून को होगा। इसके अलावा 12 जून को यूएसए और 15 जून को कनाडा से भारत के मैच होंगे। 2024 टी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले वेस्टइंडीज में ही खेले जाएंगे। 26 जून को पहला सेमीफाइनल मैच गयाना में खेला जाएगा। वहीं 27 जून को दूसरा सेमीफाइनल त्रिनिदाद में होगा। टूर्नामेंट का खिताबी मैच यानी फाइनल मुकाबला 29 जून को बाराबडोस में खेला जाएगा। अदानी ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी एक बार फिर देश के भारत के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार बीते 2 दिन में गौतम अदानी की नेटवर्थ में 7.67 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इसकी बदौलत उनकी कुल नेटवर्थ शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे तक $97.6 बिलियन हो चुकी है। उन्होंने इस लिस्ट में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजीशन हासिल किया है। मुकेश अंबानी अब भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल नेटवर्थ $97 बिलियन है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके कारण लोग अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के मौसम का हाल बता दिया है। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आने वाले दिन राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अनुसार अगले 2 दिन देश भर में ऑरेंज अलर्ट रहने वाला है। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि कल यानी कि 6 जनवरी को भी पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 जनवरी को दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आज की तरह कल भी दिल्ली में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही कल भी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में हल्की धुंध छाई रहेगी। धुंध छाने से लोगों को ठंड का एहसास भी ज्यादा होने वाला है। ऐसे में आज के साथ कल भी रात सुबह कुछ घंटों के लिए कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार 7 जनवरी को दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन धुंध छाई रहेगी। सूत्रों के अनुसार 7 जनवरी को तापमान सिंगल डिजिट में ही रहेगा और धुंध छाई रहेगी। ऐसे में अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत समेत पूरे देश भर में 3 दिनों तक कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। सूत्रों की माने तो जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और अन्य उत्तर पश्चिमी राज्यों सहित पहाड़ी क्षेत्रों में 6 से 7 जनवरी के बीच अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति देखी जाएगी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 5 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 6 जनवरी 2024 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।